सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आनित्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हो आप और आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है? उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छी चल रही है। और आपके प्रिपरेशंस को और बेहतर बनाने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ए स्टूडेंट हु हैज सिक्योर्ड 73 मार्क्स इन सीए फाइनल ऑडिट। जी हाँ, आपने सही सुना है, 73 मार्क्स इन सीए फाइनल ऑडिट, राइट, इन द नवंबर 20 एग्जामिनेशंस। कि आखिर एक बच्चे को 73 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें अच्छी करी है स्टूडेंट ने, क्या चीज़ें और अच्छी हो सकती थी, दोनों बातें देखेंगे। एक चीज़ और आपको बता दूं जो शायद आपके लिए सरप्राइज रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्क्स ऑब्टेन लिखा हुआ है 44 आउट ऑफ 70। इसमें प्लस कर रहा हूँ मैं 24 मार्क्स बच्चे को मिले हैं एमसीक्यू पेपर के अंदर, ठीक है। तो 24 मार्क्स ही हैज गॉट इन द एमसीक्यू पेपर। तो कितना हो गया? 68 हो गया। और 5 मार्क आईसीआई ने ग्रेस दिया है। जी हाँ, 5 मार्क्स आईसीआई ने ग्रेस दिया है। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, अपने को लगता है कि आईसीआई मार्क्स हमेशा डिडक्ट करता है। ऐसा नहीं है, जनरली आईसीआई ग्रेस मार्क्स अवार्ड करता है और हर अटेम्प्ट के अंदर किसी ना किसी सब्जेक्ट में आईसीआई ग्रेस मार्क्स अवार्ड करता है। और ऑडिट के अंदर आईसीआई ने 5 मार्क्स ग्रेस दिया था। ये मुझे भी अभी पता चला जब सर्टिफाइड कॉपीज सामने आई। और सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं है कि वो ग्रेस मार्क्स सिर्फ उन बच्चों को दिया गया है जिनके कम मार्क्स आए हैं। जिस बच्चे के 73 आए हैं उसको भी 5 नंबर ग्रेस का मिला हुआ है। तो आइडियली 68 आना चाहिए था और इंस्टीट्यूट ने 5 नंबर ग्रेस दिया है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द सरप्राइज एलिमेंट्स हियर। अनदर थिंग, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार कंजूसी मत करो, वीडियो को लाइक कर दो, हमें भी अच्छा लगेगा। कम से कम 1000 लाइक तो बनता है बॉस। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अब देखिएगा इस बच्चे ने क्या अच्छा करा है, क्या अच्छा करा है। जिन बच्चों ने मुझसे क्लासेस ली हैं तो साथ ही साथ आप को रिलेट करना कि मैंने क्लासेस में आपको क्या क्या बताया था और स्टूडेंट ने क्या क्या अच्छा करा है। और जिन्होंने क्लासेस नहीं भी ली हैं आप कोशिश करना कि हाँ भाई इस वीडियो को देखकर आप क्या कर सकें, ये चीज़ अपने पेपर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो देखो, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग योर पेपर विद द बेस्ट क्वेश्चन यू नो। ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ। कभी भी ऐसा मत करना कि ठीक है यार जो आपको एवरेज आता है आप उससे स्टार्ट करें, जो आपको बेस्ट आता है आप उससे स्टार्ट करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहला आंसर जो आपके पेपर में दिखना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए। तो देखते हैं कि भाई स्टूडेंट ने क्या करा है। जो पहला आंसर पेपर में उसने लिखा है उसने सीक्वेंस को फॉलो करके लिखा है या उसने अपना बेस्ट आंसर लिखा है। उसके अलावा मैं हमेशा कहता हूं कि प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, ठीक है, अच्छे वर्ड्स को एम्फसाइज करना है, रेफरेंसेस यूज करने हैं। तो विल सी कि वेदर द स्टूडेंट हैज डन ऑल ऑफ दिस और नॉट। सो विल सी दिस वन बाय वन। तो देखना, सबसे पहले स्टूडेंट ने स्टार्ट किससे किया है? द स्टूडेंट हैज स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। तो 3 के अंदर जो बी क्वेश्चन है उससे स्टूडेंट ने स्टार्ट करा है। स्टूडेंट हैज नॉट स्टार्टेड विद अ कंपलसरी क्वेश्चन, ही हैज नॉट स्टार्टेड विद पॉइंट नंबर ए। क्योंकि बच्चे को शायद कंपलसरी क्वेश्चन नहीं आता था अच्छे से, तो उसने मे बी लास्ट में अटेम्प्ट किया है, बाद में अटेम्प्ट किया। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी उसको ए पार्ट अच्छे से नहीं आता था एंड ही डिडंट वांटेड कि एग्जामिनर पहला आंसर वैसा चेक करे जो उसका एवरेज है, तो उसने 3B से स्टार्ट किया। दिस इज समथिंग टू बी नोटेड। उसके बाद आप देखोगे रेफरेंसेस, क्या बच्चे ने रेफरेंस यूज किया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल का है। तो बच्चे ने रेफरेंस यूज किया है एज पर क्लॉज 6 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, कोड ऑफ एथिक्स एंड शेड्यूल्स टू दैट। अब आप देख सकते हो डिफरेंस। उसके अंदर भी व्हाट द स्टूडेंट हैज डन इज, आप देखो क्लॉज 6 में 6 को ब्रैकेट में लिखा। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई क्लॉज नंबर ब्रैकेट में लिखो, हमेशा कहता हूं अंडरलाइन करो। बच्चे ने सिर्फ अंडरलाइन नहीं करा है, बॉक्स बनाकर हाईलाइट करा है प्रॉपर्ली। यू नो द स्टूडेंट हैज प्रॉपर्ली हाईलाइटेड। नाउ प्लीज डोंट से कि दिस इज अनफेयर मींस, ऐसा नहीं है। नॉर्मली आप बॉक्स बना सकते हो, इसको अनफेयर मींस में काउंट नहीं किया जाता, इसको हाईलाइट करने का तरीका कहा जाता है। तो अगेन बच्चे ने क्या कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया, क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। लैंग्वेज आप देखो, ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। काफी बच्चे शॉर्ट में लिखते हैं सीए एक्ट 1949। मैं हमेशा कहता हूं फुल फॉर्म लिखो, बच्चे ने फुल फॉर्म लिखा है। और बाद में एक्स्ट्रा क्या किया इसने, कोड ऑफ एथिक्स एंड शेड्यूल्स टू दैट। सो दिस इज समथिंग एडिशनल दैट एड्स ऑन टू द प्रेजेंटेशन। उसके बाद नॉर्मली आप क्या करते हो, एज पर क्लॉज 6 फिर अगले लाइन से आंसर लिखना शुरू। अब यहां पे बच्चे ने क्या करा है, एक लाइन का गैप छोड़ा है। उसके बाद फिर से अपने प्रोविजन को हाईलाइट करने के लिए कि क्लॉज 6 कहता क्या है, फिर से उसने पूरे पार्ट को हाईलाइट करा है। वो जो 3 सेंटेंसेस आप क्या करते हैं, आप नॉर्मली लिख देते हैं, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सॉलिसिट्स क्लाइंट्स और प्रोफेशनल वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सर्कुलर। आप 3 लाइन में लिखकर खत्म कर देते, लेकिन उसी चीज को आप देखो कि स्टूडेंट ने कितने बढ़िया तरीके से हाईलाइट करा है। इन्वर्टेड कॉमा देकर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही और शी, और उसके अंदर भी जो पॉइंट्स हैं उसको सब पॉइंट्स में दिखा दिया, मतलब हर चीज हाईलाइट कर दिया प्रॉपर्ली।
क्लॉज का जो लैंग्वेज है वो एज इट इज लिखा है। मैं हमेशा कहता हूं कि क्लॉज का लैंग्वेज एज इट इज याद करो, तो क्लॉज का लैंग्वेज एज इट इज लिखा है। हाउएवर दिस क्लॉज शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू, अगेन प्रॉपर्ली पॉइंट्स में इलैबोरेट किया। उसके बाद देखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि काउंसिल की गाइडलाइंस का रेफरेंस दो। कोड ऑफ एथिक्स के चैप्टर में मैंने बार बार बोला कि काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का रेफरेंस दो, यूज करो, जहां हो सके रेफरेंसेस यूज करो, क्लॉज नंबर के साथ गाइडलाइंस को रेफर करो। अब देखो स्टूडेंट ने एक्जैक्टली क्या किया है, एज पर द काउंसिल जनरल गाइडलाइंस द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी नोटेड। एंड उसके बाद उसने फिर से प्रोविजन को पॉइंट्स में लिखा ताकि हर चीज बढ़िया से हाईलाइट हो सके, ताकि हर चीज शानदार तरीके से हाईलाइट हो सके। उसके बाद भी मैं हमेशा कहता हूं कि आप कभी भी ऐसा मत करो कि सारे के सारे आंसर्स को एक ही पैरा में डाल दो, डोंट मेक इट क्लमजी। आप देखो बच्चे ने हर पॉइंट के लिए अलग पैरा यूज करा है, हर पॉइंट के लिए क्या करा है, अलग पैराग्राफ यूज करा है, इफ यू कैन सी। उसके बाद इसने क्वेश्चन के साथ कोरिलेट किया है। पहले पूरा प्रोविजन लिख दिया, आप देखो पूरा प्रोविजन लिख दिया तो ऐसा नहीं है कि 4 लाइन में लिख के खत्म कर दिया, इतना बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से बॉक्स में डालकर प्रेजेंट करके एक पेज में पूरा प्रोविजन लिखा। अब बच्चा कोरिलेट कर रहा है कि गिवन क्वेश्चन में क्या हुआ इन द गिवन केस। उसके बाद स्टूडेंट क्या कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है कि ओके क्वेश्चन में ये बोला था, प्रोविजन ये कहता है, तो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन में ऐसा है। और फिर बच्चा क्या कर रहा है, कंक्लूजन को प्रॉपर्ली हाईलाइट कर रहा है, कंक्लूजन के लिए अलग से हेडिंग बना दी है, और फिर कंक्लूजन को भी पॉइंट्स में बता रहा है कि व्हाट इज द कंक्लूजन। और कंक्लूजन में दोबारा से रेफर कर रहा है दैट ही शैल बी गिल्टी अंडर क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, हाँ भाई स्टार्टिंग में लिख तो दिया था, अब शॉर्टकट मार देता है, गिल्टी होगा नहीं होगा। अब इसने देखो कोई शॉर्टकट नहीं मारा है, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। प्रॉपर्ली लिखा है इसने। आप बोलोगे सर टाइम नहीं मिलेगा, अरे भाई बच्चे को भी तो टाइम मिला, तभी तो 73 आ रहा है यहाँ पे। That ABC and company a firm of chartered accountants will be guilty of professional misconduct as per clause 6 part 1 first schedule। दोबारा से लिखा है। और मैं हमेशा कहता हूं सीए एक्ट के अंदर कि भाई कोशिश करो रेफरेंसेस देने की, इंटरलिंकिंग देने की। सेक्शन 21 जब हम पढ़ते हैं सीए एक्ट के अंदर, मैं हमेशा कहता हूं कि भाई अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट गिल्टी है ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। आप सेक्शन 21 का रेफरेंस दो। और यहाँ पे स्टूडेंट ने भी क्या किया, प्रॉपर्ली सीए एक्ट का रेफरेंस दिया, सेक्शन 21 का साथ में रेफरेंस दिया है, और इसीलिए इसे मिल गए हैं पूरे 4 में से 4 नंबर। आप देख सकते हो 4 में से 1 नहीं मिला, 4 में से 2 नहीं मिला, 4 में से 4 नंबर मिला है। क्यों? बिकॉज ये डिजर्व करता था 4 में से 4 नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3C। अगेन आप देखो क्वेश्चन को लिखने का पैटर्न भी देखो, क्वेश्चन को भी बढ़िया से हाईलाइट किया। बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, बट ही हैज जस्ट राइट कि जो भी लिखा है वो समझ आ जाए। क्वेश्चन 3C हाईलाइट किया पूरा सेंटर ऑफ द पेज में। उसके बाद एज पर ऐसे 210 प्रॉपर वे से बच्चे ने क्या कर दिया, ऐसे का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ और बेहतर हो सकती थी, यहाँ पे स्टूडेंट को शायद ऐसे का नाम पूरा याद नहीं था, तो उसने एज पर ऐसे 210 ऑडिट एंगेजमेंट लेटर लिख के छोड़ दिया, जबकि ऐसे का नाम है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये चीज़ बेटर हो सकता था, बट एग्जामिनर भी कभी कभी चीज़ों को इग्नोर कर देता है, बिकॉज अगर आपने स्टार्टिंग बहुत अच्छी करी है तो छोटी छोटी चीज़ें एग्जामिनर भी इग्नोर कर देता है। तो अगेन इसने क्या करा है ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया, पहले कुछ रेफरेंस दे दिया कि ऐसे 210 क्या करता है, स्टिपुलेट्स करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर व्हाइल एक्सेप्टिंग एन ऑडिट विद द एंगेजमेंट लेटर। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। ऑलवेज इट्स बेटर टू गिव द इंट्रोडक्शन। मैं हमेशा कहता हूं कि पैराज यूज करो, तो बच्चे ने यहां पे पैराज यूज करा। फिर अगले पैराग्राफ में बोला कि इन द गिवन केस क्या हुआ, फिर बोला कि एज पर ऐसे 210 रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर बोला कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस दैट में वारंट एंड द रिवीजन इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एज पर ऐसे 210 द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस में वारंट द रिवीजन इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, लिख दिए 5 पॉइंट, एग्जामिनर ने दे दिया 2 नंबर, और फिर आप रोते रहोगे कि अरे यार 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर दे दिया एग्जामिनर ने, जबकि मैंने तो सारे पॉइंट्स लिखे थे। ये डिफरेंस है बॉस, ये डिफरेंस है। ये जो इंट्रोडक्शन है, ये जो मलाई है, ये जो ऊपर का क्रीम है, द क्रीम इज व्हाट इट मैटर्स, राइट? It is the cherry on the cake, the difference that is going to be created. तो फाइनली ये पूरा चेरी ऑन द केक डालकर स्टूडेंट ने लिखा है द फॉलोइंग आर द सर्कमस्टेंसेस दैट में वारंट द रिवीजन इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, और फिर उसके अंदर पॉइंट्स दिए है कि भैया कौन कौन सा पॉइंट्स है। और देखो हर पॉइंट के अंदर बच्चे ने कीवर्ड्स अंडरलाइन करे हैं, हर पॉइंट के अंदर बच्चे ने कीवर्ड्स अंडरलाइन करे हैं। अब दोबारा से जब आपको नंबर पता हो, जब आपको रेफरेंस पता हो, मैं हमेशा कहता हूं हाईलाइट करो बार बार। दोबारा से कंक्लूड किया और दोबारा से ऐसे 210 को रेफर किया। सो दिस आर द सर्कमस्टेंसेस दैट में वारंट द रिवीजन इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एज पर ऐसे 210, मतलब नॉलेज है तो बार बार दिखाओ, हाईलाइट करो। एक बच्चा क्या करता है, ऐसे 210 के हिसाब से ये सर्कमस्टेंसेस लिख दिए, एग्जामिनर ने 4 में से 2 दे दिया या 3 दे दिया,
लेकिन यहां पे बच्चे ने दोबारा से कमांड किया 4 आउट ऑफ 4, इसको मैं कहूंगा कमांड किया 4 आउट ऑफ 4, एग्जामिनर को फोर्स कर दिया, यू हैव टू गिव मी 4 आउट ऑफ 4। सिमिलरली आप देखोगे अगेन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2A, बिकॉज शायद जो अगला क्वेश्चन बच्चे को बहुत अच्छे से आता था वो क्वेश्चन नंबर 2 में आता था। तो प्रॉपर रेफरेंसिंग के साथ पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखा जा रहा है। क्वेश्चन बेसिकली किस चीज के बारे में था, बेंचमार्किंग के बारे में था, बट प्रॉपर्ली इंट्रोडक्शन दिया एज पर एस 320 मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। फिर इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन के 2 पैराग्राफ दिए हैं, फिर तीसरे पैराग्राफ में वो मेन क्वेश्चन पे आया है, और फिर उसने सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हैं, फर्दर अंदर के पॉइंट्स लिखे हैं A B C D E, और हर पॉइंट्स के अंदर सारे के सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है। देखो नेचर ऑफ एंटिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी, रिलेटिव वॉलेटिलिटी, इस तरीके से अंडरलाइन कर दिया सारे के सारे कीवर्ड्स को कि एग्जामिनर अगर खाली कीवर्ड्स रीड कर ले तो उसको समझ आ जाए कि बच्चे को सब कुछ आता है। खास बात क्या है, देखो ऐसे 320 मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, फैक्टर्स, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइटम्स, यूजर्स, नेचर ऑफ एंटिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी, रिलेटिव वॉलेटिलिटी, अदर फैक्टर्स। मतलब अगर मैं सिर्फ अंडरलाइन वर्ड्स रीड कर लूं एज एग्जामिनर तो मुझे यह समझ आ जाएगा कि स्टूडेंट को सब कुछ आता है। और यहां पे भी इसलिए क्या कर लिया, स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स कमांड कर लिया। इसको कहते हैं मार्क्स को कमांड करना, कि बच्चा क्या कर रहा है, मार्क्स को कमांड कर रहा है। अभी तक जो क्वेश्चंस थे वो किस चीज के बारे में थे, स्टैंडर्ड्स के ऊपर थे, ठीक है, स्टैंडर्ड्स वगैरह के बारे में था, पीई के बारे में था। अब आगे टाइप्स ऑफ ऑडिट के अंदर एक ड्राई चैप्टर क्वेश्चन है कि भाई पीयर रिव्यू के में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती, एरियाज एक्सक्लूडेड आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पीयर रिव्यू। बच्चा नॉर्मली कैसे लिखेगा, आप लोग कैसे लिखोगे, द फॉलोइंग आर द एरियाज दैट आर एक्सक्लूडेड आउट ऑफ द स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू। नंबर 1 इनकम टैक्स रिटर्न, नंबर 2 मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, नंबर 3 कंपाइलेशन, नंबर 4 इनकम ड्यू डिलिजेंस। इस तरीके से लिख दोगे, एग्जामिनर आपको 4 में 2 दे देगा, आपको एवरेज में 30-35 नंबर आ जाएंगे, फिर आप रोते रहोगे कि अरे भैया एग्जामिनर ने 2 नंबर देके छोड़ दिया, ऐसे ने चेकिंग गलत करा है। लेकिन ऐसे नहीं होता, सीए फाइनल में आपको मार्क्स कमांड करने पड़ते हैं। यहां पे फिर से बच्चा मार्क्स कमांड कर रहा है। वापस से बच्चे ने क्या किया, देखो भली टाइप्स ऑफ ऑडिट का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर पीयर रिव्यू का फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अकॉर्डिंग टू द पीयर रिव्यू स्टेटमेंट, इट इज फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट, इट कवर्स ऑडिट एश्योरेंस एंड अटेस्टेशन एंगेजमेंट ऑफ द पास्ट 3 years। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, चेरी ऑन द केक। उसके बाद अगले पैराग्राफ में वो मेन आंसर में आया, देयर आर द एरियाज वेयर पीयर रिव्यू इज नॉट रिक्वायर्ड एंड दे आर एज फॉलोज। स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू एक्सक्लूजन्स हाईलाइट किया, फिर की पॉइंट्स लिखे, सारे के सारे पॉइंटर्स लिखे और हर पॉइंट के अंदर कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए। और यहां पे इसने फिर से एग्जामिनर को फोर्स कर दिया कि भैया तुझे मेरे को फुल मार्क्स देने होंगे। और फिर आप यहां पे देखो कंक्लूजन दिया, देयर इज नो नीड टू डू द एरिया ऑफ कंपाइलेशन एंड ड्यू डिलिजेंस, क्योंकि वो रिव्यू के स्कोप से बाहर है। तो कंक्लूड किया। बच्चे को कितने मार्क्स मिले, 3 मिले, अभी भी 3 आउट ऑफ 4 मिला। 3 आउट ऑफ 4 क्यों मिला, क्योंकि आप देखोगे कि स्टार्टिंग में जो चेरी ऑन द केक था वो इतना प्रॉपर नहीं था, यहाँ पे लैंग्वेज इतनी प्रॉपर नहीं थी, इंट्रोडक्शन इतना प्रॉपर नहीं था। अगर यहीं पे बच्चे ने पीयर रिव्यू का थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दिया होता, प्रॉपर तरीके से लिख दिया होता, तो यहाँ पे 4 आउट ऑफ 4 भी आ जाता, और एक नॉर्मल स्टूडेंट को सिर्फ 2 आउट ऑफ 4 आएगा। तो आई बिलीव यू आर गेटिंग द डिफरेंसेस, कि डिफरेंस कहां पे है बॉस। तो अकॉर्डिंगली बच्चे ने क्या किया, अच्छे मार्क्स कमांड कर लिए, हर जगह अच्छे मार्क्स कमांड कर लिए। डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ है, ही न्यू कि भैया कौन सा क्वेश्चन मेरे को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन उसके बाद अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। अभी प्रेजेंटेशन खराब नहीं हो रहा स्टूडेंट का, भी आ गया क्वेश्चन नंबर 5 में, बिकॉज इसका क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है। तो आप देखोगे सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा से क्लॉज का प्रॉपर रेफरेंस है, प्रॉपर तरीके से हाईलाइट किया गया है, ठीक उसी तरीके से क्लॉज का इंट्रोडक्शन दिया है, क्लॉज के बारे में बताया है। क्लॉज का इंट्रोडक्शन देते वक्त बकायदा बच्चे ने यह भी लिखा है कि द क्लॉज 4 Part 1 of second schedule ensures that independently auditor is maintained while expressing the opinion on the financial statements। तो इंट्रोडक्शन कितना बेहतरीन तरीके से दिया है, क्लॉज नंबर, क्लॉज में क्या है, क्लॉज का ऑब्जेक्टिव क्या है, सब कुछ बता दिया, और हर कुछ अलग अलग पैराग्राफ में बता दिया। कितने अच्छे तरीके से हाईलाइट कर दिया स्टूडेंट ने। उसके बाद आप देखो बच्चे ने क्या किया, आप क्या होता, आप क्या करते, क्लॉज 4 Part 1 सेकंड शेड्यूल
3 लाइन लिखकर छोड़ दिया, लेकिन बच्चे ने उसी 3 लाइन को इतने अच्छे से प्रेजेंट किया, शानदार तरीके से प्रेजेंट किया, मल्टीपल पैराज में प्रेजेंट किया है। उसके बाद फिर से बताया, टेकिंग लाइन्स विद द अबव मेंशन्ड क्लॉज इन द गिवन सिचुएशन द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी इन्फर्ड। It is not for expression of opinion on the financial statement. This situation is not covered under this clause. And फिर conclude कर दिया कि what is the conclusion? Not guilty. और बच्चे ने फिर से कमांड कर लिया 4 out of 4। अब बच्चे का यहाँ पे आंसर क्या, नॉट गिल्टी। तो क्योंकि नॉट गिल्टी है इसलिए बच्चे ने सेक्शन 21 का रेफरेंस नहीं दिया। अगर गिल्टी होता तो यहाँ पे भी वो सेक्शन 21 का रेफरेंस दे देता। अब देख लो अगला क्वेश्चन जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। अब वो आया क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पार्ट था, जो उसको अच्छे से नहीं आता था। 1A इसको आता ही नहीं है शायद, तो ये 1B पे आया पहले। रिस्क बेस्ड ऑडिट का क्वेश्चन है। नॉर्मली एक बच्चा आप लोग क्या करते हैं, जनरल स्टेप्स इन रिस्क बेस्ड ऑडिट, द स्टेप्स इन रिस्क बेस्ड ऑडिट आर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, एक पेज में आंसर खत्म। लेकिन यहाँ पे आप देखो किस तरीके से स्टूडेंट ने लिखा है। पहले रिस्क बेस्ड ऑडिट के बारे में प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया, फिर जनरल स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग रिस्क बेस्ड ऑडिट, देन द फॉलोइंग आर द जनरल स्टेप्स, फिर हर एक पॉइंट को हाईलाइट किया, हर एक पॉइंट का हेडर बनाया, उस हेडर के अंदर इसने सब पॉइंट्स लिखे। अंडरस्टैंडिंग द ऑडिट ऑपरेशन, उसके बाद इसने एक्सप्लेन किया। डिटरमाइनिंग द रिस्क, उसके बाद इसने एक्सप्लेन किया। एंड एज यू कैन सी हैंडराइटिंग इज नॉट सो गुड, हैंडराइटिंग ऑलवेज डज नॉट मैटर। मेरे खुद के हैंडराइटिंग बहुत खराब थे, बट मुझे हमेशा ऑडिट लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिटरमाइनिंग द रिस्क, देन मैनेजिंग द रिस्क, देन रिपोर्टिंग टू द ऑडिटी। चारों पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, अच्छे से हाईलाइट किया, हर एक पॉइंट के बाद एक लाइन का गैप इंश्योर किया, फिर कंक्लूड किया। दिस आर द जनरल स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग द रिस्क बेस्ड ऑडिट। एंड अगेन बच्चे ने क्या किया, अच्छा मार्क कमांड किया। दिस इज कॉल्ड कमांडिंग गुड मार्क्स, कि यू हैव टू गिव मी गुड मार्क्स। क्वेश्चन 1C, अब ये क्वेश्चन किसके बारे में है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के बारे में है। तो अगेन बच्चे ने सबसे पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दिया कि इन द गिवन केस क्या हुआ है। उसके बाद आप देखो आप क्या लिखते हैं, एज पर सेक्शन नंबर ऑफ कंपनीज एक्ट, लेकिन यहां पे बच्चे ने क्या डिफरेंस क्रिएट किया, एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, हाईलाइट किया प्रॉपर्ली, स्टिपुलेट्स एज फॉलोज। तो स्टिपुलेट्स एज फॉलोज, ये अच्छे शब्द यूज करे, राइट। आप अगर मेरे स्टूडेंट है तो आप फर्दर मैंने और भी जो टिप्स दिए हैं आपको ऑफ चैप्टर नंबर 10 रेड विद द कंपनी रूल्स लिख सकते हो। ये भी लिखता, लेकिन लास्ट में टाइम कम था बोलकर इसने वो लाइन सबमिट कर दी है। उसके बाद बताया कि अगेन ऑडिटर को क्या करना चाहिए। उसके बाद अगेन एक नया पैराग्राफ यूज करा और फर्दर बताया कि अकॉर्डिंग टू द गिवन केस ऑडिटर को क्या करना चाहिए। उसके बाद फर्दर इसने पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को एक्सप्लेन किया, एंड फिर अगेन इसने क्वेश्चन के साथ कोरिलेट किया, राइट। एंड अकॉर्डिंगली ही हैज रिटन द आंसर। देन ही हैज कम टू क्वेश्चन नंबर 1A। 1B ज्यादा अच्छे से आता था तो पहले 1B लिख दिया, फिर 1A में आ गया। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि 1A B C D साथ में होना चाहिए, ठीक है, 1B 1A दैट इज फाइन, चलता है। उसके बाद अगेन क्वेश्चन ऐसे 570 के ऊपर है। तो यहां पे अगेन इन द गिवन केस द बिजनेस हैज बीन सीवियरली इंपैक्टेड। एक चीज दिमाग लगाने वाली है, अब जिन क्वेश्चन में ना बच्चों को थोड़ा सा स्टूडेंट को क्या था, कंपैरेटिवली टॉपिक का नॉलेज कम था, वहां पे उसने क्या किया, पहले क्वेश्चन के बारे में बता दिया, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया कि इस क्वेश्चन में ऐसा ऐसा हुआ है। और जिस क्वेश्चन में उसको एकदम ना मतलब सेक्शन के बारे में या प्रोविजन के बारे में बहुत अच्छे से आता था, तो पहले वहां सेक्शन के बारे में उसने बताया, फिर क्वेश्चन में क्या है वो बताया। सो दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। एग्जामिनर को वो सबसे पहले दिखाओ जो आपको सबसे अच्छा आता है। तो क्वेश्चन में क्या है बता दिया, फिर पैराग्राफ चेंज। The following are key considerations taken into account while auditing the financial statements of the company. Right. And accordingly ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऐसे 570 का रेफरेंस आ रहा है, यहाँ पे AS 11 का रेफरेंस आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्टूडेंट ने उस हिसाब से आंसर लिख दिया जैसा भी उसको सही लग रहा है सर्कमस्टेंस के अंदर, कि व्हाट शुड बी द आंसर। और मैं आपको कह दूं ये जो क्वेश्चन है ये स्टूडेंट को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं आता है, इसीलिए स्टूडेंट ने इसको लास्ट में लिया है, राइट। इसलिए स्टूडेंट ने इसको लास्ट में लिया बिकॉज इट डज नॉट नो द क्वेश्चन सो नाइसली। लेकिन इस आंसर के अंदर भी आप देखो इसने मल्टीपल रेफरेंसेस यूज करे हैं। ऐसे 570 का रेफरेंस यूज करा है, AS 11 का रेफरेंस यूज करा है, AS 29 का रेफरेंस यूज करा है, तो मल्टीपल रेफरेंसेस यूज करे हैं। अगेन आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6A। तो इफ यू कैन सी द प्रेजेंटेशन पैटर्न इज कॉमन बट जस्ट सी द रेफरेंसेस द स्टूडेंट हैज यूज्ड। ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 200 क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल,
राइट। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर क्वेश्चन था। ये सारे रेफरेंसेस मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कोट करके आना है, और स्टूडेंट ने प्रॉपर तरीके से सारे रेफरेंसेस कोट किए हैं, ऐसे 230, ऐसे 200, क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, और बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग पैरास को यूज करके कोट किया ताकि हर एक रेफरेंस हाईलाइट हो, हर एक रेफरेंस एग्जामिनर को दिखाई दे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली बच्चे ने क्या किया है, कंक्लूड किया है। पहले रेफरेंसेस दे दिया, फिर कंक्लूड कर दिया कि आंसर मेरा क्या होना चाहिए। सिमिलरली क्वेश्चन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के बारे में है। अगेन आप लोग क्या करते, सीधा आंसर में आ गए, नहीं सीधा आंसर में नहीं आना, पहले दोबारा से, भले ही टाइप्स ऑफ ऑडिट का क्वेश्चन है, बता दिया क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद ऑडिटर की ऑब्लिगेशन क्या है 2-3 लाइन में बता दिए, उसके बाद वो मेन क्वेश्चन में आया, मेन हेडर दिया और 5 पॉइंट्स लिखे, एंड अगेन बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे कमांड किए अच्छे मार्क्स। तो इन द सिमिलर पैटर्न ही हैज इलैबोरेटेड एवरीथिंग, ही हैज रिटन एवरीथिंग इन द एंटायर पेपर। अब आप देखोगे यहां पे ये जो क्वेश्चन अब स्टूडेंट को नहीं आता था, बट ठीक है उसने ब्रेवरी के साथ लिखा है, सेबी लोडर के हिसाब से, उसके हिसाब से जो भी आंसर बनना चाहिए था। तो यहां पे ही हैज रिटन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ही हैज ट्राइड टू राइट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, एंड यहां पे इसको कितने मार्क्स मिल गए हैं, 1 मार्क्स मिल गए हैं। ही हैज गॉट 1 मार्क्स बिकॉज द आंसर वाज नॉट प्रॉपर बट द कंक्लूजन वाज करेक्ट, सो अगेन दैट इज व्हाई ही हैज गॉट 1 मार्क्स। अगला जो क्वेश्चन है फिर से देख सकते हो, रेफरेंसेस कितना बेहतरीन तरीके से यूज करा है, प्रेजेंटेशन कितने अच्छे से करा है, गिवन केस सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 AS 15, तो कितने अच्छे से रेफरेंसेस को यूज करा है, इंटरलिंकिंग स्किल्स को यूज करा है, एंड फाइनली द कंक्लूजन, कंक्लूजन में फिर से AS 15 का रेफरेंस। राइट, नाउ ही हैज कम टू क्वेश्चन नंबर 2B बिकॉज दिस वाज द क्वेश्चन कि उसको नहीं आता था। देखो बच्चा कहता है कि सीक्वेंस में लिखना कंपलसरी है, कैसे, नॉर्मली आपको सीक्वेंस में ही लिखना है, बट एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा। फॉर एग्जांपल इसने क्वेश्चन 2B एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ दिया, बाकी सारे एक साथ अटेम्प्ट कर लिया, सो दैट इज फाइन, बट बहुत ज्यादा शिफ्लिंग मत करना कि 2A यहाँ, 2C वहां, 2D वहां, वो नहीं चलेगा। ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद 2B 2C 2D एंड 2A एट द लास्ट, दैट इज फाइन, चलता है उतना। ठीक है, ऐसे उसके लिए मार्क्स नॉर्मली नहीं काटता। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपको बेस्ट आता है आप सबसे पहले उन चीजों को हाईलाइट करो। तो उसके बाद अगेन ही हैज रेफर्ड क्वेश्चन 2B, अगेन जो सॉक्स के बारे में क्वेश्चन आया था, अगेन सेम पैटर्न बच्चे ने फॉलो करा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, 2-3 पैराज में एक्सप्लेन किया, फिर मेन क्वेश्चन में आया और फिर आंसर दिया। मतलब वो चेरी ऑन द केक काफी जरूरी है, प्रेजेंटेशन काफी जरूरी है, राइट। सो दैट इज समथिंग द स्टूडेंट हैज डन। सो आपने देखा होगा किस तरीके से स्टूडेंट ने आंसर को क्या किया, प्रेजेंट किया। तो अकॉर्डिंगली ही हैज गॉट 44 मार्क्स आउट ऑफ द गिवन 70 मार्क्स। ठीक है ना, 44 मार्क्स आउट ऑफ द गिवन 70 मार्क्स, तो 70 में से 44 आ गया बच्चों को। यहां पे आप देखो फुल मार्क्स आ रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने स्टूडेंट्स को कि भाई तुमको 80 मार्क्स का आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तुमको 80 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, बट उसको 5 बार कर लो, तुमको 4 में 4 भी मिलेगा। तो प्रैक्टिकली 4 में 4 भी मिलता है अगर आपको लिखना अच्छे से आता है, आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से आता है। एक बच्चा जिसने जबरदस्ती सब कुछ पढ़ लिया है, एनी वे किसी भी तरीके से सब कुछ पढ़ लिया है और किसी भी तरीके से बस उसको लिखना है एग्जाम में, तो वो 70 नंबर भी अटेम्प्ट कर लेगा, उसको 30 नंबर मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड एक दूसरा स्टूडेंट जिसने 80% सिलेबस को 5 बार रिवाइज करा है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया है, टेस्ट लिखे हैं, वो 50 नंबर में या 55 नंबर में भी 44 मार्क्स ला सकता है, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट लेकर आया है। 4-4 नंबर लेकर आप ला सकते हो। और फिर MCQs है जहाँ पे फुल मार्क्स आ सकते हैं, एंड यू कैन इजिली गेट 60 और 70। और कभी कभी ICAI की भी मेहरबानी हो जाती है कि यहाँ पे 5 नंबर ग्रेस का आ गया, नहीं भी आता तो 68 आते स्टूडेंट के, विच इज एनीवेज वेरी गुड मार्क्स, राइट। सो अगेन आई बिलीव आपने काफी चीजें सीखी होंगी इस पेपर से, और उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करोगे। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द स्टूडेंट हु हैज प्रोवाइडेड द सर्टिफाइड कॉपीज, ऑल द अदर स्टूडेंट्स हु वांट्स कि भैया पूरे देश का बेनिफिट हो, तो आप लोग भी वो सर्टिफाइड कॉपीज मुझे प्रोवाइड कर सकते हो। आई एम नॉट रेफरिंग टू द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स आउट हियर because of certain reasons, right? But again, you can definitely get benefited from this certified copy. All the very best. Love you all. Take care. Do like the video. Do share the video. And do subscribe the YouTube channel. And one more information. अगर ऑडिट लॉ से अभी भी परेशान हो, ऑडिट लॉ से अभी भी डर लग रहा है, टाइम कम है, तो यू कैन गो फॉर द फास्ट ट्रैक क्लासेस। यू कैन फॉलो द रिविजनरी वॉइस क्लिप्स, रिविजनरी ऑडियोज बार बार सुनते रहना, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए है। रिविजनरी वीडियोज देखना जो मैंने यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड किए हैं।
राइट एंड ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो यू कैन गो फॉर द फास्ट ट्रैक क्लासेस अगर टाइम कम है एंड टाइम थोड़ा सा सफिशिएंट है तो रेगुलर क्लासेस के लिए आप जा सकते हो। 90 आवर्स में रेगुलर क्लासेस के अंदर आप ऑडिट लॉ कवर कर सकते हो और 50 आवर्स में फास्ट ट्रैक क्लासेस के अंदर कवर कर सकते हो। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।